नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ। सीएम धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक है। देहरादून में मंत्रिमंडल की बैठक जारी है। एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जाएगा। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। वित्त विभाग से जुड़े प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। ये अहम बैठक जारी है। एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर रहेगा। सरकार की कोशिश है और इसे लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। वित्त विभाग से जुड़े प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है। राज्य सचिवालय में बैठक है। बैठक में विभिन्न विभागों के कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 75% सब्सिडी पर ऋण दिए जाने का प्रस्ताव आ सकता है। और आपको बताएं कि देहरादून में इस बार विकसित उत्तराखंड थीम पर झांकी निकाली जा रही है। इस बार लाल किले पर उत्तराखंड की झांकी का प्रदर्शन होगा। झांकी में लखपति दीदी, रोपवे, होमस्टे का प्रदर्शन किया जाएगा। झांकी में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन को भी दिखाया जाएगा। उत्तराखंड के पारंपरिक अनाज भी झांकी में शामिल किए जाएंगे। हर साल लाल किले पर 16-16 राज्यों की झांकी का प्रदर्शन होता है। तो 16 राज्यों की झांकी का प्रदर्शन होगा। लाल किले पर झांकी निकाली जाएगी। क्या कुछ दर्शाया जाएगा, तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड की थीम पर यह झांकी निकाली जाएगी। और वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया है कि कोई भी सरकारी अस्पताल जो है, राजकीय अस्पतालों की अगर हम बात करें, तो मरीजों के पर्चे पर ब्रांडेड कंपनियों की महंगी दवाई लिखने पर सरकार फिलहाल सख्त नजर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि कोई भी सरकारी अस्पताल का डॉक्टर बाहर की दवाइयां नहीं लिखेगा, मगर अस्पतालों में इसके उलट मामला देखने को मिल रहा है, जहां अस्पताल के डॉक्टर मरीज को बाहर की दवाइयां लिखते हैं। बाहर की दवाइयां लिखने पर मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कम कीमत पर अपना इलाज करवाने आए मरीजों को अक्सर अस्पताल परिसर के बाहर किसी केमिस्ट से दवाई लेने का पर्चा थमा दिया जाता है, जिसके चलते मरीजों को मजबूरन महंगे रेट्स पर दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं। अब मरीजों के पर्चे में बाहर की दवाइयां लिखने वाले डॉक्टर पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। देखिए, हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस लिखित में भी पारित किए हैं सभी सीएमओस को कि जेनरिक ड्रग्स का ही प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर्स लिखें और इसका अगर अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये भी हम लोगों ने अवगत कराया है। समय समय पे जब हम लोगों की मीटिंग्स होती हैं सीएमओ के साथ और बाकी जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ, उन सबको हम लोग अवगत कराते हैं। जो हमारी मीटिंग्स होती हैं, हमारे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, इसमें भी हम लोग रेगुलरली लोगों को अवगत कराते हैं कि ये एक जन भावना से जुड़ी हुई चीज़ है और हम बार बार उस जियो का भी उनको उल्लेख करते रहते हैं। तो इसका काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ अनुपालन हो गया है। नहीं हो रहा है वहाँ पे हम लोग। तो राजकीय अस्पतालों को स्वास्थ्य सचिव ने चेतावनी दी है। अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से, हमारे सहयोगी। अनुज, चेतावनी देनी पड़ रही है डॉक्टर्स को, मतलब ये तो अंडरस्टूड है कि आप सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हैं, लोग वहां दवाइयां लेने आते हैं तो आपको वही दवाइयां लिखनी चाहिए जो वहां पर उपलब्ध हो सकती हैं। बिल्कुल राजधानी देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में लगातार ये शिकायत आ रही थी कि डॉक्टर जो मरीज हैं
उनको पर्चे में बाहर से दवाइयां लिख रहे हैं। इसको लेकर के स्वास्थ्य सचिव से जब इस बारे में पूछा गया तो उनका साफ तौर पे कहना है कि हमने लगभग लगभग सभी सीएमओ को ये निर्देश दे दिए गए हैं, कोई भी डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर जो मरीज का जो पर्चा है उसमें बाहर से दवाइयां नहीं लिखेगा। जो अस्पताल के अंदर जो दवाइयां हैं उनको ही मरीजों को प्रोवाइड की जाएंगी। लेकिन कहीं कहीं पे ये देखने को जरूर मिला कि जो सरकारी डॉक्टर हैं वो मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों की दवाइयां लिख रहे हैं या बाहर से दवाइयां लिख रहे हैं। इसको लेकर के स्वास्थ्य सचिव बेहद नाराज हुए और उन्होंने जो राजधानी देहरादून के सीएमओ को फटकार भी लगाई इसको लेकर के, और संबंधित डॉक्टर को एक बार चेतावनी देकर के इस बात को भी बोला कि अगर वो डॉक्टर दोबारा ऐसा करते हैं तो तत्काल रूप से उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। और ये जो अधिसूचना है ये पूरे प्रदेश में लागू की जा रही है कि अगर कोई डॉक्टर इस प्रकार का कारनामा करते पकड़ा गया या जो बाहर की दवाइयां लिखते हुए पकड़ा गया उसको तत्काल रूप से सस्पेंड किया जाएगा। इसको लेकर के स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार बेहद सख्त दिखे और उन्होंने पूरे प्रदेश के जो 13 जिले हैं उन 13 जिलों के सीएमओ को साफ तौर पर निर्देश दिया है कि अगर कोई इस तरीके का मामला आता है तो तत्काल रूप से उस पर कार्रवाई की जाए और उस डॉक्टर को सस्पेंड किया जाए। जी अनुज, प्रशासन को इस मामले को गंभीरता से लेना पड़ रहा है, चेतावनी देनी पड़ रही है, इसका मतलब ये काफी लंबे समय से चला आ रहा होगा और शिकायतों का ढेर लग गया होगा। बिल्कुल, राजधानी देहरादून की अगर बात करें, चूंकि मेडिकल कॉलेज देहरादून में दून मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी की अगर बात करें सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज, अल्मोड़ा की अगर बात करें तो अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज, जो तमाम चाहे पहाड़ की अगर बात करें या मैदान की अगर बात करें, जो चूंकि राजधानी देहरादून का जो दून मेडिकल कॉलेज है ये गढ़वाल संभाग का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है और यहाँ पे इस तरीके की लापरवाही होना कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन पे सवालिया निशान जरूर उठाता है। लेकिन स्वास्थ्य सचिव इस बात को लगातार बोल रहे हैं कि हमने सभी सीएमओ को आदेश दे दिए हैं, अगर कोई इस तरीके की मामला सामने आता है, हमारे संज्ञान में कोई मामला सामने आता है तो तत्काल रूप से हम उस पर कार्रवाई करेंगे। किस तरह की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है अनुज? क्या लाइसेंस भी जब्त हो सकता है डॉक्टर्स का? जी बिल्कुल, न्यूज इंडिया ने जब स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार से जब इस मामले को लेकर के बातचीत करी तो उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर सबसे पहले अगर कोई मामला हमारे संज्ञान में आता है तो तत्काल रूप से उस पर कार्यवाही की जाएगी, उस पे पहले जांच बिठाई जाएगी, जांच में अगर कोई तथ्य सामने आते तो तत्काल रूप से उस डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया जाएगा या उस डॉक्टर को, चूंकि जितनी सेवाएं मैदान में वो डॉक्टर दे रहे हैं उन डॉक्टर्स को पहाड़ों में भी उतनी सेवाएं देनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों में डॉक्टर्स की कमी लगातार दिखाई दे रही है। तो जो मैदान के डॉक्टर्स हैं उनको पहाड़ पे जरूर भेजा जाएगा। ये उनके लिए पनिशमेंट अगर आप कह सकते हैं तो पनिशमेंट कह सकते हैं, इससे जो है कुछ व्यवस्था जरूर सुधरेगी, क्योंकि मैदान में जो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं वो प्राइवेट अस्पतालों से लिंकअप होकर के वो दवाइयां, बाहर की दवाइयां लिख देते हैं। अगर उनको वही पहाड़ पे भेज दिया जाएगा तो वो उनका लिंक खत्म हो जाएगा। निश्चित तौर पर शुक्रिया अनुज तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे आपसे अपडेट हम लेंगे। उत्तराखंड में ठंड से ठिठुरने लगे हैं लोग, लगातार तापमान गिर रहा है और शीतलहर से लोग परेशान नजर आ रहे हैं, उनकी दिक्कतें बढ़ रही हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, गर्म कपड़े, अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं ये लोग। 4 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है प्रशासन की तरफ से और लगातार तापमान जो है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। ठंडी हवाएं चल रही हैं और शीतलहर से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों पर जो बर्फबारी हो रही है उसकी वजह से प्लेन्स में भी लोगों को खासी मुश्किलें पेश आ रही हैं। गर्म कपड़ों का सहारा लोग ले रहे हैं और अलाव के सहारे किसी तरह से लोग अपना वक्त जो है वो बिताने को मजबूर हैं। तो उत्तराखंड में ठंड की वजह से लोग बेहद परेशान हैं और अभी भी पारा लगातार गिर रहा है। इससे राहत कब मिलेगी इस बाबत अभी कोई सूचना नहीं नजर आ रही है। 4 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है प्रशासन की तरफ से। कड़ाके की ठंड का सितम लगातार जारी है। तो
तो 14 जनवरी तक सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। ठंड के प्रचंड कहर की वजह से लोग ठिठुर रहे हैं। लगातार जो पारा है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है और गिरते तापमान से बचने के लिए गर्म कपड़ों में लोग कैद हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं और यातायात सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहा है ठंड की वजह से। चाहे वो सड़क यातायात की बात करें, हवाई यातायात की बात करें या फिर रेल यातायात की बात करें। 14 जनवरी तक फिलहाल स्कूल बंद करने का आदेश प्रशासन की तरफ से दिया हुआ है। हो सकता है ये आगे भी एक्सटेंड हो जाए। गिरते तापमान की वजह से लोगों को दिक्कत पेश आ रही है। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। जिन्हें निकलना पड़ रहा है किसी काम की वजह से घर से बाहर, वो लोग गर्म कपड़ों का सहारा लेकर निकल रहे हैं। जगह जगह अलाव जो है लोग जला रहे हैं ताकि किसी तरह से इस ठंड से राहत पाई जा सके। लेकिन फिलहाल किसी भी तरह की राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है क्योंकि पहाड़ों पर बर्फ गिर रही है और उसका असर प्लेन्स में भी नजर आ रहा है। वहां पर भी तापमान गिर रहा है, हवाएं चल रही हैं जिसकी वजह से ठिठुरन बढ़ रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पहाड़ों की। बर्फ की चोटी से ढके हुए हैं पहाड़। रिहायशी इलाकों के आसपास भी बर्फ जमी हुई है। तो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर सब जगह जो है बारिश की संभावना है। पिथौरागढ़ जिले में भी बारिश की संभावना नजर आ रही है और उत्तराखंड के कपकपी वाली सर्दी जो है वो छूट रही है और 13 जनवरी तक मौसम के खुश्क रहने की जो है प्रशासन की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई है। डॉक्टर्स ने कह दिया है कि वो हिदायत बरतें, अपने घरों से बाहर ना निकले। 4 जिलों में कोल्ड डे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। लगातार हो रही बर्फबारी से अब नदी नाले तक जमने लगे हैं। पहाड़ों पर लोग गर्म कपड़े और अलाव का सहारा ले रहे हैं। शीतलहर चलने से लोगों को हाड़ कपा देने वाली ठंड का सामना करना पड़ रहा है। कड़ाके की ठंड के चलते जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं, बस, ट्रेन, हवाई सेवाएं प्रभावित हुई हैं। मैदानी इलाकों में भी ठंड का असर पड़ने से लोगों की दिक्कत बढ़ी है। डॉक्टर्स कह रहे हैं जितना हो सके अपने घरों में रहें, ठंड से बचें और 14 जनवरी तक सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। पर्वतीय इलाकों के ज्यादातर स्कूल फरवरी में खुलेंगे। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने 13 जनवरी तक राज्य में मौसम शुष्क रहने की बात कही है और बीमार लोगों को खास तौर पर सावधानी बरतने की सलाह डॉक्टर की तरफ से दी जा रही है। समय से दवाएं लेने, ठंड से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह जो है वो डॉक्टर्स की तरफ से दी जा रही है। तो जगह जगह ठंड अपना प्रचंड रूप दिखा रही है और तापमान जो है वो लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस बीच सैलानी ठंड का मजा लेने के लिए पहाड़ों पर पहुंचे हुए हैं। कुछ तस्वीरें ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो सैलानी जो ठंड का मजा लेने के लिए सर्दियों की छुट्टियों में पहाड़ पहुंचे हुए हैं। और वहीं रुड़की में शीतलहर के प्रकोप ने लोगों को अपनी चपेट में ले रखा है, जिसका असर आम मजदूर के कारोबार पर भी पड़ रहा है। लोग जगह जगह अलाव जलाकर अपने हाथ सेक रहे हैं। कुछ लोग चाय की दुकानों पर गर्म चाय का सहारा लेकर ठंड को खत्म करने के नाकाम कोशिश करने में लगे हैं। कुछ ई रिक्शा चालकों से बात की गई तो उनका कहना है कि अब सवारियां भी नहीं मिल पा रही है क्योंकि कड़ाके की ठंड के चलते लोग घरों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे, जिसके चलते उनके घर में भी रोजी रोटी की दिक्कत पेश आ रही है। और विकासनगर में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं आने जाने वाले लोगों से पुलिसकर्मी गहनता से जगह जगह
पूछताछ करते हुए नजर आ रहे हैं। परिवहन विभाग की टीम ने ठंड में चेकिंग अभियान चलाया है, जहां 15 चालान काटे गए, जिसमें 3 खनन से भरे ओवरलोड वाहनों को मौके पर सीज कर कार्रवाई की गई। ओवरलोड वाहनों को सीज किया गया। परिवहन विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें खनन से भरे ओवरलोड ट्रक जो हैं वो रोके गए। अनुज अवस्थी एक बार फिर जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी लेकर। अनुज, क्या जानकारी है आपके पास? है वहीं परिवहन विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्यवाही करी है। टीम ने चेकिंग अभियान चलाया। जो देर रात अगर बात करें, जितने भी लोडर्स जाते हैं या मोटरसाइकिल्स हैं, उन पे चेकिंग अभियान चलाया परिवहन विभाग ने कि शीत लहर के कारण देर रात आप लोग बाहर न घूमें और घर के अंदर रहें। क्योंकि शीत लहर का प्रकोप लगातार जारी है। पूरे प्रदेश की अगर बात करें, पहाड़ी जनपदों की अगर बात करें, तो वहां पे बर्फबारी और बारिश हो रही है। और मैदानी जनपदों की अगर बात करें, तो वहां पे कोहरा 12 से 1 बजे तक लगातार कोहरा देखने को मिलता है। ठिठुरन इतनी है सर्द हवाओं के कारण कि लोग दुबके हुए बैठे हुए हैं और ज्यादातर आग जला करके बैठे हुए, चूंकि प्रशासन ने सारे इंतजामात कर रखे हैं। अगर बात करें वहीं परिवहन विभाग की, तो लगातार चाहे ओवरलोड ट्रक हो या जो ओवरलोड जो ट्रालियां जेसीबी जाती है, उस पर लगातार परिवहन विभाग कार्रवाई करता हुआ दिख रहा है। जी, शुक्रिया अनुज आपका तमाम जानकारी के लिए। तो चेकिंग अभियान के दौरान ये चालान काटे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। घर से नाराज होकर रास्ता भटक कर हरिद्वार पहुंचने वाले बच्चे भिक्षावृत्ति के दलदल में फंसते जा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन के सामने ऐसे कई मामले आ चुके हैं, जब घर से नाराज होकर निकले कम उम्र के बच्चे हरिद्वार में गंगा घाटों पर भीख मांगते हुए पाए गए। हरिद्वार पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने पिछले 1 साल में 100 से ज्यादा ऐसे बच्चों को रेस्क्यू कर उनके परिवार को सुपुर्द किया है, जो सिर्फ नाराजगी के कारण ट्रेन में बैठकर हरिद्वार पहुंच गए थे और यहां जाकर भीख मांगने लगे। हरिद्वार में कई ऐसे आश्रम हैं जहां लगातार भंडारे चलते रहते हैं। इसके साथ ही हर की पैड़ी पर पहुंचने वाले श्रद्धालु भी खुलकर दान पुण्य करते हैं। इसीलिए यहां भिक्षावृत्ति का कारोबार भी बड़े पैमाने पर चल रहा है। बच्चे और बच्चियों को हर की पौड़ी पर तो मतलब कि बयान नहीं कर सकते हम किस तरीके से हर जगह भिखारी भिखारी। अब वो है कि इन्होंने काम तो नहीं कर रहा, अपने हाथ पैर होते हुए भी, सही होते हुए भी वो भिक्षा मांग रहे हैं, तो ये तो बहुत शर्म की बात है। सबसे पहले तो प्रशासन को उनको वहाँ से भगा देना चाहिए और हो सके तो उनको छोटे मोटे रोजगारों की तरफ उन्हें भेजना चाहिए। वो अगर रोजगार करेंगे, वहाँ से पैसा कमाएंगे, अपना क्या बोलते हैं दिनचर्या, अपना जो पेट भरण पोषण है, पालन पोषण है, जो वो उससे करेंगे अपने रोजगार से, तो उनको भिक्षा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर की पौड़ी पर तो मतलब कि बयान नहीं कर सकते हम किस तरीके से हर जगह भिखारी भिखारी। अब वो है कि इन्होंने काम तो नहीं कर रहा, अपने हाथ पैर होते हुए भी, सही होते हुए भी वो भिक्षा मांग रहे हैं, तो ये तो बहुत शर्म की बात है। सबसे पहले तो प्रशासन को उनको वहाँ से भगा देना चाहिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी रानीबाग एचएमटी फैक्ट्री कर्मचारियों के आवासों में पानी काटे जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए एचएमटी प्रशासन को 24 घंटों में पानी बहाल करने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने भारत सरकार, डीएम नैनीताल और एचएमटी प्रशासन को आदेश दिया है कि पानी को 24 घंटों के भीतर बहाल करें। आपको बता दें कि एचएमटी प्रबंधन ने पानी की आपूर्ति को बंद कर दिया था। इस फैसले को एचएमटी कामगार संगठन ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि 2016 में केंद्र सरकार ने कंपनी को सशर्त बंद करने की अनुमति दी थी, जिसके तहत 2007 से नेशनल पे स्केल वीआरएस पैकेज मुआवजा देने के बाद ही फैक्ट्री को बंद किया जा सकता है। याचिका में कहा गया है कि प्रबंधन ने आवासों को खाली कराने के लिए पानी का कनेक्शन काट दिया, जबकि मामले में याचिका अभी भी लंबित है।
और कई हजार किलोमीटर की पदयात्रा करने वाले रोहन अग्रवाल देहरादून होते हुए मसूरी पहुंच चुके हैं। रोहन अग्रवाल का मसूरी पहुंचने पर अग्रवाल महासभा और युवा प्रकोष्ठ ने पुष्प भेंट कर भव्य स्वागत किया। बता दें कि रोहन अग्रवाल ने 25 अगस्त 2020 को पद यात्रा का आगाज किया था। रोहन पिछले 3 साल से प्लास्टिक के उपयोग और पर्यावरण पर इसके खतरनाक प्रभाव के खिलाफ एक वैश्विक अभियान कर रहे हैं। रोहन अभी तक भारत के 28 राज्यों को कवर करते हुए कई हजार किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा पूरी कर चुके हैं। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, अभिनंदन करना चाहूँगा कि मसूरी में जो अग्रवाल सभा है, जिन्हें मेरा इतना अच्छा स्वागत और मेरा इतना अच्छा अभिनंदन किया, मेरा प्रोत्साहन किया, क्योंकि ये सब जो प्रोत्साहन होता है, इनसे हमको ऊर्जा मिलती है आगे में और काम करने की। इनके बिना प्रोत्साहन के हमारी यात्रा में कभी कभी हमको डाउन भी लगता है, लेकिन इन सब के प्रोत्साहन से, सब लोग के जुड़ाव से हमें यात्रा में प्रेरणा मिलती है और इससे ही हमको काम करने के लिए और संतुष्टि मिलती है। ये जो यात्रा है दोस्तों, यात्रा में भी मसूरी में पहुंचा हूँ। अभी उत्तराखंड मेरा 29वां राज्य है। 28 केंद्र शासित प्रदेश अभी तक मेरे हो चुके हैं। अभी उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में जाने की योजना हमारी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं न्यूज़ इंडिया पर। नमस्कार।